हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो में हमने कूलाम का नियम पढ़ा और कूलाम के नियम के बारे में एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाली थी और उसका मात्रक भी निकाला था। तो आज हम देखिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यानी कि सदिश वेक्टर फॉर्म में कैसे इसे मतलब निरूपित करते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए दो आवेश Q1 और Q2 जिनके ये किसी XYZ प्लेन में रखे हैं और जिनके स्थिति सदिश क्या हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश Q1 का तो है R1 और Q2 का है R1, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके तो Q1 और Q2 को मिलाने वाली जो लाइन है इसकी डायरेक्शन में देखेंगे तो देखिए Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, तो उसे R21 से निरूपित करेंगे। तो ये होगा यानी कि इसकी डायरेक्शन Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, तो वो ये होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी। तो R21 का मतलब 2 है Q2 का Q1 के सापेक्ष, जो पहले बाद में लिखा है, जो संख्या बाद में लिखी है उसके सापेक्ष पहली वाली संख्या का। तो Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश निकालेंगे क्या, R2 माइनस R1। ये वेक्टर जब आपने 11वीं में पढ़े होंगे तो 11वीं में ऐसे पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, अगर दो वेक्टर दिए हों, दो पोजीशन वेक्टर दिए हों तो उनका वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसी से तो इसकी दिशा में एकांक सदिश कैसे मान लेते हैं, R1 R21 n कैप, ये स्थिति सदिश है। ठीक है, और इसी प्रकार हम R12 यानी कि R1 की दिशा में यानी कि Q1 की दिशा में Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश है, वो Q1 से बाहर की दिशा में होगा। इसकी पॉजिटिव धनात्मक दिशा ये होगी। ठीक है, तो ये होगी इसी तरह से R1 R2 माइनस का। तो अब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो वही R2 माइनस R1 पहले हो जाएगा, तो ये बराबर है तुम्हारा किसके, माइनस R21 के। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों हैं R12 और R21 दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ये समझे। अब हम देखिए यूनिट वेक्टर एकांक सदिश कैसे निकालते हैं किसी भी दिशा में, तो उस दिशा में वेक्टर यानी R21 की वैल्यू R21 कैप की वैल्यू निकालेंगे हम क्या, वेक्टर R21 अपॉन इसका मापांक मॉडुलस परिमाण। ठीक है, इसी तरह से R12 कैप निकालेंगे, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मापांक यानी कि परिमाण। तो ये बराबर क्या होगा, इसकी R12 की जगह माइनस R21 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आया R21 इजिकल टू माइनस R12। तो यहाँ से भी ये बिल्कुल एक ऐसे ही हो रहा है। ये दोनों स्थिति सदिश जो है वो यहाँ पे मैं ये एकांक हैं, ये भी एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, तो अब कूलाम के नियम से, अब इसमें कूलाम का नियम लगाइए। Q2 पर Q1 के कारण बल, Q2 पर Q1 के कारण बल क्या होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे ना ये, तो मतलब इस पर इसके कारण बल क्या होगा, तो इसे F21 से निरूपित करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और वही हम वेक्टर लेंगे। ठीक है, यही तुम्हारा यही डिस्टेंस लेंगे, ये पे वेक्टर का निशान नहीं लेंगे कि अब चूंकि सदिश में लिखना है तो इसे इसकी दिशा में एकांक सदिश R21 कैप। ठीक है, अब इसी प्रकार F12 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप। R12 क्यों कैप क्यों लिखा है, वेक्टर दिशा वेक्टर है ना, क्योंकि बल जो है एक सदिश राशि है ना, तो इसको लिखने के लिए हम
अगर इसे नहीं लिखेंगे तो फिर सदिश राशि निरूपित नहीं होगी। तो अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, -r12 की जगह पे -r21 कैप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इस माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R21 स्क्वायर R21 कैप। तो अब देखिए ये माइनस होगा, ये पहला वाला है, तो F12 इजिकल टू ये F21 हो गया। तो F12 इजिकल टू -F21। तो इस प्रकार ये क्या है, ये दोनों बल भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। देखिए इसकी डायरेक्शन अगर ये है तो F12 की डायरेक्शन बाहर की ओर है। अब इन समीकरणों को इस प्रकार भी लिखेंगे हम, क्या, देखिए यहाँ से अब R1 कैप को हटाएंगे, R21 कैप और R1 कैप को हटाएंगे समीकरणों में से, क्या ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो R21 कैप की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यहाँ से तो वेक्टर R21/R21 तो यहाँ रखेंगे, तो ये वेक्टर R21 और यहाँ R21 का स्क्वायर पहले से ही है, R21 और लिख जाएंगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। और इसी तरह से वेक्टर F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12 का क्यूब, तो स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाएगा और वेक्टर R12 लिखेंगे। समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान देने की है कि ये इसके वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में उसमें क्यूब लिखते हैं और R21 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब यदि Q1 और Q2 सजातीय हैं, देखिए अब इनकी स्थिति से लिखेंगे, अब इन्हें प्रूव करेंगे हम। अगर ये दोनों एक से हैं, या तो प्लस प्लस के ही हैं या माइनस माइनस के हैं Q1 Q2, तो दोनों की गुणा क्या आएगी, प्लस प्लस के हैं तो भी पॉजिटिव आएगी धनात्मक, और तो माइनस माइनस के हैं तो भी पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब Q1 और Q2 की गुणा का जो वो आ गया वो। तो देखिए मैं अभी मुझे फिर दोबारा बता रहा हूँ इसे यहाँ से। तो ये हमने ये सिद्ध कर दिया है, हाँ क्या, क्योंकि मैंने ये नहीं, देखिए यहाँ इसे दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक हम ले आए थे इसे। तो F12 इजिकल टू -F21। तो अब इनको हम क्या है, इनमें समीकरण 1 और 2 में R21 कैप को हटाएंगे, कैप को हटाएंगे, ऊपर से इस वैल्यू को ले लेते हैं जो हमने निकाली थी, R21 वेक्टर अपॉन R21। तो वही तो नीचे R21 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारा क्यूब। और यहाँ भी क्यूब हो जाएगा तुम्हारा, सही है। तो यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारा क्यूब। तो दोनों जगह क्यूब आ गया इसमें। तो अब देखिए आ गए, यहाँ पे चलते हैं हम, ठीक है। तो अब यदि दोनों एक से हैं, या तो दोनों Q1 Q2 माइनस के हैं या दोनों Q1 Q2 प्लस के हैं, तो इनकी गुणा आएगी 0 से बड़ी आएगी वो F12, यानी कि धनात्मक आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब धनात्मक है तो अगर हम F21 देखें, F12 को देखें, F12 क्या है, ये रहा है, जब इनकी धनात्मक दिशा है तो तो इसकी दिशा जो है क्या है, R12 के अनुदिश है, F12 R12 के अनुदिश है जब ये धनात्मक आती है। तो इसका मतलब क्या है, ये और F21 और F21 क्या होगा, F21 की दिशा इधर की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे को हटा रहे हैं, दोनों की दिशा, इसका मतलब ये प्रतिकर्षण को निरूपित कर रहे हैं दोनों, ठीक है। ये इसकी दिशा यहाँ, ये मैंने दोबारा बनाया है, तो इसकी दिशा यहाँ से इधर है, इसकी दिशा यहाँ से इधर है, दोनों ये प्रतिकर्षण कर रहे हैं एक दूसरे को। तो एक में ही रख के देख लीजिए इसमें F21 में। तो यदि Q1 और Q2 विजातीय हैं दोनों, तब क्या करेंगे, तो तब क्या करेंगे, तब दोनों में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, और F21 इजिकल टू F21 क्या है, R21 के अनुदिश, माइनस मतलब इसकी विपरीत दिशा में ये, और F12 क्या है, इसकी विपरीत दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में होगा ये, सही है। तो ये एक दूसरे को तब ये क्या करेंगे, तब ये करेंगे किसको, काय को प्रदर्शित करेंगे। तो ये होगा Q1 Q2 जो है वो 0 से छोटा होगा, तब ये करेंगे आकर्षण को, ये आकर्षण को प्रदर्शित करेंगे, आकर्षण, ठीक है।
आकर्षण। भाई अब अगर ये माइनस है तो F21 की डायरेक्शन, F21 की या तो F21 की जो डायरेक्शन होगी, F21 की जो दिशा होगी वो क्या होगी, R21 माइनस R21 के अंदर, मतलब अंदर की ओर। ठीक है। और अब ये इसको अट्रैक्ट भी कर रहा है। और -R21 का मतलब, -R21 का मतलब होगा इधर की ओर, समझे। तो तब ये जो है प्रतिकर्षित करेंगे। F21 जो है भाई, F21 क्या है, Q1 के कारण Q2 पर बल, Q1 के कारण Q2 पर बल। तो Q1 के कारण Q2 पर बल जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, इधर की डायरेक्शन बदल जाएगी ना, तो तब ये जो है प्रतिकर्षित करेंगे। और तो हम क्या करेंगे, F21 इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 Q R21, ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। इसी इक्वेशन से, इसी समीकरण से हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब दूसरे में क्या है, सदिश रूप का महत्व। इसका अब देखिए, सदिश रूप का क्या महत्व, क्यों निकाला है हमने ये। तो देखो, ये इसलिए निकाला है, देखिए क्या है, क्योंकि ये स्थिर बल जो है केंद्रीय बल होते हैं। तो स्थिर बल है तो नंबर 1, क्योंकि F21 और F12 परस्पर विपरीत हैं, एक दूसरे को, इनकी दिशा जो है क्या है, विपरीत है। तो ये जो है केंद्रीय बल हैं। और दूसरा है कूलाम बल जो है, कूलाम बल जो है क्या है, कूलाम का नियम, तो ये जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करते हैं। ये आपने जब 11वीं में पढ़ा होगा, F12 माइनस F21, तो न्यूटन का तृतीय नियम है F21 इजिकल टू माइनस F12। तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। अब कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, ये स्थिर व बिंदु आवेशों के लिए ही पूर्णतः लागू होता है। यह वहीं लागू होता है जहां व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है, यानी कि 1/r²। और यह 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है, समझे। 10⁻⁻ कम दूरियों पर ये लागू नहीं होता है। जैसे क्या है, प्रोटॉन पर ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उन पर उनकी दूरी कम होती है। गुरुत्वाकर्षण नियम से तुलना करने पर इसकी, गुरुत्वाकर्षण का बल जो है, देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा आपने, 11वीं में पढ़ा होगा। तो ये है, वो है G इजिकल टू, वो F इजिकल टू G m1m2/r²। तो उसमें वो केवल आकर्षण का बल है, जबकि ये कूलाम बल क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, जबकि विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो पराविद्युत माध्यम भर देते हैं तो इसका फर्क पड़ता है इनके बीच। और गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई फर्क नहीं पड़ता माध्यम का। और विद्युत बल जो होते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होते हैं, समझ गए। तो देखिए, दो प्रोटॉनों के बीच जो विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, 10⁻⁻36 गुना होता है। और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो विद्युत बल है वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली है, गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻43 गुना होता है। तो ठीक है। तो ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या तो सदिश रूप का महत्व पूछ लेगा या सदिश रूप पूछ लेगा, तो आपको इस तरह से दिखाना है। ठीक है। तो सदिश रूप ये इम्पोर्टेंट है, सदिश रूप पूछ लेता है परीक्षा में। और या कूलाम के नियम की सीमाएं पूछ लेता है, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कैसे करेंगे ये पूछ लेता है। तो जो भी कुछ पूछे उतना ही लिखना है बस। तो ये तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, जो भी कुछ पूछे परीक्षा में तो इतना ही लिखना है, ठीक है। और कूलाम के नियम का अगर ये पूछे कि कूलाम का नियम लिखिए और इसका सदिश रूप भी व्यक्त कीजिए, सदिश रूप भी बताइए, तो ये चित्र बना करके, इतना करके आपको यहाँ तक करना है, बस यहाँ तक, ठीक है। ये तो हमने प्रूव किया है यहाँ तक, तो यहाँ तक करना है। ठीक है, यहाँ तक करना है। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा। और आप
या दोबारा वीडियो को देखें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें जैसा भी है। तो थैंक यू।